Hello everyone. So in the last class we did thermodynamic probability and then we saw what are constraints and what are accessible and inaccessible states. Now what we'll start with today first we'll see distribution of n particles in two boxes of equal size. ये हम एक तरीके से ऑलरेडी जो है पहले ही कर चुके हैं कि अगर हमारे पास दो बॉक्स है और दोनों बॉक्स का साइज इक्वल है एंड देन वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट n पार्टिकल्स इन दोस टू बॉक्सेस, तो प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी मैक्रोस्टेट की, माइक्रोस्टेट की, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो सब जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक तरीके से। ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये उसी का रिपीटेशन है, ठीक है। एज सच इसमें से एग्जाम में कुछ आएगा नहीं, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि let n particles, they are to be distributed in the two compartments. Now we suppose that there is no restriction on the number of particles that can occupy any one of the compartments. मतलब किसी भी compartment में कितने भी particles जो हैं वो हमारे आ सकते हैं। तो अब इसमें देखो सबसे पहली चीज क्या है, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट n पार्टिकल्स इन टू कंपार्टमेंट्स। दो कंपार्टमेंट्स में n पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस पूरे टॉपिक में ज्यादा कुछ करने लायक नहीं है, जो जो चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए मैं वो चीजें बता देती हूँ कि अगर हमारे पास दो कंपार्टमेंट्स हैं उनमें हमें n पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कितने नंबर ऑफ वेज होते हैं जिनमें वी कैन डिस्ट्रीब्यूट दीज पार्टिकल्स, तो वो सबको पता है 2 raised to power n वेज होते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल या टोटल नंबर ऑफ वेज पॉसिबल कितने होंगे 2 raised to power n, कि कितने तरीके से हम दो कंपार्टमेंट्स के अंदर n पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और सपोज अगर टू कंपार्टमेंट्स की जगह आई हैव k कंपार्टमेंट्स, कि मुझे k कंपार्टमेंट्स के अंदर n पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ 2 को हम रिप्लेस कर देंगे बाय k, तो k रेज टू पावर n वेज होते हैं टू डिस्ट्रीब्यूट n पार्टिकल्स इन k कंपार्टमेंट्स। इसको याद रखना है आगे के लिए, ठीक है। ये ढंग से क्लियर नहीं दिख रहा, दिस इज k रेज टू पावर n। सिमिलरली दो कंपार्टमेंट्स में यू ऑलरेडी नो 2 रेज टू पावर n होते हैं। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स एक कंप्लीट सिस्टम के अंदर कितनी होती हैं 2 रेज टू पावर n, ठीक है। ये हमें पता चल गया। दूसरी चीज हमें क्या पता होनी चाहिए, total number of macrostates. You already know if we have n number of particles then total number of macrostates possible is n plus 1, ठीक है। देन जब हम परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस कर रहे थे वहां पे ऑलरेडी हमने ये रिलेशन देखा था दैट टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स इनटू द नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स। वहां पे ऑलरेडी हमने चीज देखी थी, यहाँ ज्यादा कुछ करने लायक नहीं है। यहाँ पे बस ये इतना बता रहा है कि जो नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स हैं ऑफ अ मैक्रोस्टेट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट जो है हमारे पास, सपोज यहाँ पे जो मैक्रोस्टेट है वो ये है कि टोटल n पार्टिकल्स में से r पार्टिकल्स हमारे बॉक्स 1 में है और रेस्ट n माइनस r पार्टिकल्स हमारे बॉक्स या कंपार्टमेंट 2 में है, ठीक है। सपोज इस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट के अंदर हमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालनी है, मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन दैट पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट इज NCR। ये हमें ऑलरेडी पता है वो NCR होती है और इसको हम बाय डेफिनेशन क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन अ पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट या उसकी फ्रीक्वेंसी, मैक्रोस्टेट की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमें एक ये चीज पता होनी चाहिए दैट इट इज NCR।
तो इसमें कुछ नहीं है, जस्ट सारा वही रिपीटेशन ही दे रखा है। नेक्स्ट मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट, ये ऑलरेडी मैंने 5th लेक्चर में भी बताया था और 6th लेक्चर में भी बताया था कि बाय डेफिनेशन अगर मेरे पास ये मैक्रो स्टेट है, आर पार्टिकल्स इन बॉक्स 1 n minus r particles in box 2, then probability is given by number of microstates in that particular macro state divided by total number of microstates in the system. Now number of microstates in a particular macrostate is nothing but the thermodynamic probability, which is NCR, that is n factorial upon r factorial into n minus r factorial. ये n minus r है, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। सॉरी, इसको मैं ठीक कर देती हूँ। This is your n minus r factorial, ठीक है। So this is nothing but NCR। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी जो है एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट की क्या होगी, NCR अपॉन 2 raised to power n, ठीक है। ये फॉर्मूला शायद तुम्हें ध्यान होगा, जब हमने हेड्स और टेल्स का पढ़ा था इन डिटेल, वहां पर हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था कि हम आर हेड्स जो हैं उनकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है अगर हम कॉइन्स जो हैं, n नंबर ऑफ कॉइन्स को अगर हम टॉस कर रहे हैं तो r टाइम्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वहां पर भी हमने ये फॉर्मूला देखा था, ठीक है। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैक्रो स्टेट व्हिच इज द रेशियो ऑफ thermodynamic probability to the total number of microstates in the system. Thermodynamic probability by definition we know is given by NCR, and total number of microstates in the system we know is 2 raised to power n. So probability becomes NCR into 1 upon 2 raised to power n. तो इस टॉपिक में बस इतना ही करना है, तो इस टॉपिक में ऐसा कुछ करने लायक है नहीं, ये सब तुम्हें ऑलरेडी पता है कि अगर हमारे पास 2 कंपार्टमेंट्स हैं उनमें n पार्टिकल्स को वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इन 2 raised to power n ways. So total number of microstates in the complete system is 2 raised to power n. If instead of 2 compartments we have k compartments, then we can distribute n particles in those k compartments in k raised to power n ways. After that, total number of macrostates in the system possible is n plus 1. Then the total number of microstates in a particular macrostate is NCR, which is also known as thermodynamic probability, denoted by capital W. Then probability of a particular macro state is NCR upon 2 raised to power n, ठीक है। तो ये सब पता होने के बाद अब इसमें देखो, यहाँ पे एक चीज और देखो, ये प्रोबेबिलिटी है मैक्रो स्टेट की। अब देखो 2 raised to power n तो एक सिस्टम के लिए कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट कैपिटल P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। 1 upon 2 raised to power n तो कांस्टेंट है, इसका मतलब मैक्रो स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी है वो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करेगी। ये यहाँ पे लिखा है as 2 raised to power n is constant, so probability of a macro state is proportional to the thermodynamic probability of that given state. मतलब probability of a macro state किस पे डिपेंड करती है कि उस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट में कितने वेज पॉसिबल हैं, मतलब उस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट में कितनी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल हैं, उस पे डिपेंड करेगी प्रोबेबिलिटी। कितनी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल इन दैट पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट इज नथिंग बट थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, मोस्ट प्रोबेबल एंड लीस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट्स। सिंपल है, हमें ऑलरेडी पता है, जब हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशंस यूजिंग, जब हमने कॉम्बिनेशंस पढ़े थे हेड और टेल की, तो वहां हमने देखा था मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किस केस में होगी और मिनिमम प्रोबेबिलिटी किस केस में होगी। तो जिस पर्टिकुलर स्टेट में जो पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसको मोस्ट प्रोबेबल स्टेट कहते हैं, और वो पर्टिकुलर स्टेट जिसके आने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है उसको हम लीस्ट प्रोबेबल स्टेट बोलते हैं, ठीक है। और जिसके आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है जिस पर्टिकुलर स्टेट की, वो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है। अब यहाँ पर हम स्टेट की बजाय किसकी बात कर रहे हैं, मैक्रो स्टेट की।
तो मोस्ट प्रोबेबल, यहाँ माइक्रो नहीं आएगा मैक्रो आएगा, मैंने ऑलरेडी करेक्ट कर रखा है। मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट कौन सी होगी? वो पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट जिसके आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। अगर पूरे सिस्टम में किस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट के आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, दैट इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल स्टेट. So the macro state of the system having the maximum probability of occurrence is called most probable macro state. ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने स्टेट के लिए किया था, तो स्टेट और मैक्रो स्टेट सेम ही है. हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हमारी माइक्रो स्टेट्स हो जाती हैं कि कितने पूरे सिस्टम में कितने वेज पॉसिबल है, वो तो माइक्रो स्टेट्स हो जाती हैं. और जो मैक्रो स्टेट है कि मतलब हर एक बॉक्स में कितने कितने पार्टिकल्स पॉसिबल हैं, 3 0 1 2 2 1 0 3, इस तरीके के जो केसेस होते हैं उनको मैक्रो स्टेट बोलते हैं. ठीक है, अब यहाँ W जो हमारा NCR होता है इसको करेक्ट करो, डिनोमिनेटर में 2 raised to power n नहीं आएगा. अब पहले ये बताओ प्रोबेबिलिटी होती क्या है मैक्रो स्टेट की? मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारी बाय डेफिनेशन? इट इज दिस NCR अपॉन 2 raised to power n. ठीक है, where NCR is n factorial upon r factorial into n minus r factorial. हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं. मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कब होती है? व्हेन r इज इक्वल टू n अपॉन 2. तो डायरेक्टली फॉर्मूले में r को रिप्लेस कर दो बाय n अपॉन 2. तो p max हमारा क्या हो गया? दैट दिस इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट. दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल हो गया n by 2 फैक्टोरियल और n minus r factorial where r is n by 2 is also n upon 2 factorial into 1 upon 2 raised to power n. ये तो हमेशा कांस्टेंट रहता है. प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी पे. So this becomes n factorial upon n by 2 factorial का whole square into 1 upon 2 raised to power n. जब हमने कॉम्बिनेशंस वाला केस करा था यूजिंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो है जिसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, अगर तुमको याद होगा पेज नंबर 23 और पेज नंबर 24 में हमने किया था कॉम्बिनेशन पोजेसिंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेशन पोजेसिंग मिनिमम प्रोबेबिलिटी. तो वहां पर भी हमारे पास यही आंसर निकल के आया था फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए. तो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन n by 2 फैक्टोरियल होल स्क्वायर इनटू 1 अपॉन 2 raised to power n. सिंपली फॉर्मूले में रिप्लेस r इज इक्वल टू n अपॉन 2. देन उसके बाद हमारे पास है लीस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट. लीस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट क्या होगी कि सिस्टम में किस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट के आने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगी, लीस्ट होगी. So the macro state of the system having minimum or least probability of occurrence is called least probable macro state. और हमें पता है, हमने पहले भी करा है जब हमने combinations possessing minimum probability किया था, तो हमने वहाँ ऑलरेडी देखा था NCR की वैल्यू मिनिमम कब होती है? NCR की वैल्यू मिनिमम होती है when R is equal to 0 और n. तो सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैक्रो स्टेट में फॉर्मूला पुट कर दो, r इज इक्वल, उसमें फॉर्मूले में r को या तो 0 पुट कर दो या n पुट कर दो, आंसर सेम आएगा. तो p मिनिमम इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लीस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट. ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? NCR अपॉन 2 raised to power n. 2 raised to power n एज इट इज रहेगा. NCR में n फैक्टोरियल अपॉन r, एक बार अगर हमारा 0 है तो n माइनस r हमारा n हो जाएगा, और अगर r को हम n ले रहे हैं तो n माइनस r हमारा 0 हो जाएगा. तो दोनों ही केसेस में डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा, चाहे हम r को 0 ले या n ले. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी इज मिनिमम व्हेन r इज इक्वल टू ईदर 0 और n. तो n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा एंड व्हाट वी विल गेट 1 अपॉन 2 raised to power n. जब हमने केस किया था कॉम्बिनेशंस पोजेसिंग मिनिमम प्रोबेबिलिटी, तो वहां पर भी हमारा जो आंसर आया था वो यही आया था. ठीक है, तो इन फॉर्मूलेज को अच्छे से याद रखना है न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से. एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो इनका फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्लस अगर डेरिवेशन आता है तो भी
पता होना चाहिए। सिंपल डेरिवेशन है, जो डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट, उसमें जब r को n/2 सब्स्टिट्यूट कर दोगे देन वी गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट, और जब हम r को 0 या n सब्स्टिट्यूट कर देंगे देन वील गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लीस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट केस विद वेटेज द जनरल केस। इसका मतलब क्या है, देखो अब तक हमने जितने भी केसेस करे, हमने यूजुअली किसको एग्जाम्पल मान के चला था, टॉसिंग ऑफ कॉइन्स, और हमने कहा था कि जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं या तो हमारे पास हेड्स आता है या टेल्स आता है। हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, बोथ have the same equal or prior probability। अब तक हमने ये केस किया था। फिर टॉसिंग ऑफ कॉइन्स को हमने आगे फर्दर एक्सटेंड किया था 2 बॉक्सेस में, जिनमें दोनों बॉक्सेस का साइज इक्वल है, तो दोनों ही बॉक्स में पार्टिकल को डालने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, चाहे बॉक्स 1 में चाहे बॉक्स 2 में, एंड दैट प्रोबेबिलिटी इज 1/2। ठीक है, दे ऑल्सो हैव सेम इक्वल प्रायर प्रोबेबिलिटी। पर अब हमारे पास नया केस क्या आता है कि जब होने की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है। दैट मीन्स जब हमारे पास सपोज अब हम टॉसिंग ऑफ कॉइन्स में तो दोनों आना और ना आना, हेड आना प्रोबेबिलिटी 1/2, नहीं आना प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि अगर हेड नहीं आया तो टेल आएगा और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। पर अगर हम टॉसिंग ऑफ कॉइन से हट के अब थ्रोइंग ऑफ डाइस पे आए, तो अगर मैं कहती हूँ कि मैंने एक डाइस को थ्रो किया तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 आने की प्रोबेबिलिटी की होगी 1/6, और मैं कहूँ 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो होगी 5/6। 5/6 हमारा कैसे आया, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 माइनस आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। तो अगर हमने एक डाइस को थ्रो किया तो वहां पर आने की और ना आने की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगी। तो अब हम उस केसेस को स्टडी करेंगे जिनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग is different than the probability of failing, but the total probability will remain 1. Okay, so up till now we have considered the case in which probability of happening or not happening of the event is same, but there are also some other cases where the probability of happening and not happening, that means failing the event, is डिफरेंट। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, जब हमने डाइस को थ्रो किया तो एक पर्टिकुलर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है और वो नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी हमारी 5/6 होती है। तो लेट्स से ए हमारी प्रोबेबिलिटी है ऑफ हैपनिंग और अकरेंस ऑफ एन इवेंट, ए प्रोबेबिलिटी है ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कि अगर हम कहते हैं कि हमने डाइस थ्रो किया उसमें 2 आए, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, सो a इज इक्वल टू 1/6। एंड लेट्स से b हमारी प्रोबेबिलिटी है ऑफ फेलियर और नॉन अकरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट, मतलब 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी हमारी 5/6 है, तो b हमारा हो गया 5/6, बट टोटल प्रोबेबिलिटी विल रिमेन 1। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग पता है a है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग b को हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 से माइनस कर दो एंड वील गेट b। सो अगर हमें a पता है वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ b बाय यूजिंग b इज इक्वल टू 1 माइनस a। ठीक है, अब हम यहाँ पर वो वाला केस देखेंगे कि उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। ठीक है, देखो सपोज हमने एक केस लिया जिसमें हमने उस पर्टिकुलर केस को n टाइम्स रिपीट किया। ठीक है, तो n टाइम्स में से व्हाट वे हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, n में से r हमारे सक्सेसेस हुए और रेस्ट हमारे फेलियर हुए। ठीक है, तो रेस्ट कितने फेलियर हुए, n माइनस r। ठीक है, तो सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी क्या है a, फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या है b। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कंपोजिट इवेंट।
ठीक है, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेसेस एंड n माइनस आर फेलियर्स को हम लिखेंगे। तो क्या हुआ, पहली बार सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी ए, दूसरी बार सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बी, सॉरी ए, तीसरी बार सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी ए, ऐसे आर टाइम्स हमारे पास ए आया। उसके बाद आर टाइम सक्सेसेस हो गए, n माइनस आर टाइम्स फेलियर है। तो फर्स्ट फेलियर आने की प्रोबेबिलिटी बी हो गई, सेकंड फेलियर आने की प्रोबेबिलिटी भी बी हो गई। टोटल कितने फेलियर्स हुए, n माइनस आर। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, a रेज टू पावर r इंटू बी रेज टू पावर n माइनस आर। मतलब हमारा जो एक पर्टिकुलर इवेंट है उसको हमने, एक पर्टिकुलर ट्रायल जो है उसको हमने रिपीट किया n टाइम्स। ठीक है, तो उस n टाइम्स ट्रायल में से r टाइम्स तो हमारे पास सक्सेसेस आए, ठीक है, और n माइनस r टाइम्स हमारे पास फेलियर आया। बट अब इसमें भी देखो सक्सेसेस और फेलियर जो हैं हमारे आए वो कितने तरीके से आ सकते हैं, दे कैन अकर इन NCR वेज। ठीक है, जैसे हमने टॉसिंग ऑफ n नंबर ऑफ कॉइन्स किया था, वहां पे जिस तरीके से हमने डेरिवेशन किया था उसी डेरिवेशन का यूज करके हम यहाँ से जनरलाइज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आई। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो अभी धीरे धीरे करके ये और क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आई, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ एग्जैक्टली आर सक्सेसेस आउट ऑफ n ट्रायल्स। आर बार सक्सेस है मतलब n माइनस आर टाइम्स फेलियर है। तो फाइनल प्रोबेबिलिटी आई NCR इंटू ए रेज टू पावर r इंटू बी रेज टू पावर n माइनस r, where NCR is n factorial upon r factorial into n minus r factorial। ठीक है, ये हमारी फाइनल एक्सप्रेशन है प्रोबेबिलिटी की, जिसमें हमारा हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होती है। दैट मींस व्हेन दिस इज द केस व्हेन a इज नॉट इक्वल टू b। ठीक है, जब हमने टॉसिंग ऑफ n नंबर ऑफ कॉइन्स किया था, देखो अब ये चीज क्लियर होगी। वहां पे हमारी प्रोबेबिलिटी हमने क्या लिखी थी, वहां हमने प्रोबेबिलिटी लिखी थी NCR इंटू 1/2 n। ये हमारी प्रोबेबिलिटी थी टॉसिंग ऑफ एनी नंबर ऑफ कॉइन्स, और यही हमारी प्रोबेबिलिटी होती है एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट की, जहाँ पे हमें n पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है दो बॉक्सेस के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ को हम इससे रिलेट कर सकते हैं। देखो ये हमारा जनरल केस है, ये जर्नल एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को हम इसमें रिड्यूस कर सकते हैं व्हेन a इज इक्वल टू b। जब a हमारा b के इक्वल है, मतलब आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, ना आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 रेज टू पावर r इंटू 1/2 रेज टू पावर n माइनस r। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2 रेज टू पावर r प्लस n माइनस r। ये लिख सकते हैं ना हम इसे, व्हेन a इज इक्वल टू b इक्वल टू 1/2। तो r r हमारे कैंसिल आउट हुए और हमारे पास क्या आ गया 1/2 रेज टू पावर n। तो ये हमें, तो ये चीज याद रखनी है एग्जाम के लिए। सबसे पहले न्यूमेरिकल देखोगे कि उसमें हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम है। अगर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम है देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला NCR इंटू 1/2 रेज टू पावर n। और अगर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, वेयर a प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट और b प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ एन event. So probability in general is NCR into a raised to power r into b raised to power n minus r। ठीक है, अब यहाँ तक हमने देख लिया। अब इसमें एक चीज हमें और देखनी है। देखो जैसे हमने टॉसिंग ऑफ n नंबर ऑफ कॉइन्स किया था, तो वहां हमने h प्लस t रेज टू पावर n जो है उसको हमने एक्सपैंड किया था। ठीक है, मैं एक बार इसको खोल भी देती हूँ, 1 सेकेंड।
जब तक ये डाउनलोड हो रहा है हम आगे एक चीज देखते हैं। Hence the probability of 0, 1, 2 and successes respectively are। तो अगर हम यहाँ पे कहते हैं probability of 0 successes, n में से एक बार भी a नहीं, एक बार भी हमारा सक्सेस नहीं हुआ, सारा टाइम नॉन सक्सेस हुआ, दैट मीन्स नॉन सक्सेस, हमारा सक्सेस कुछ भी नहीं हुआ, जीरो है, तो हमारा ये आर क्या हो गया, जीरो हो गया, और ये बी रेस्ट टू पावर एन हो गया। ए रेस्ट टू पावर 0 1 होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई बी रेस्ट टू पावर एन। ठीक है, अब हम कहते हैं टोटल एन ट्रायल्स में से हमारे पास एक सक्सेस आया, मतलब आर हमारा 1 हुआ। ठीक है, तो n माइनस आर हमारा कितना हो जाएगा, n माइनस 1, तो ये हमारा हो गया NC1 इंटू ए इंटू बी रेस्ट पर n माइनस 1। अब हम कहते हैं टोटल n ट्रायल्स में से लेट्स से 2 सक्सेसेस आए, तो ये हो जाएगा NC2 ए रेस्ट पर 2 इंटू बी रेस्ट पर n माइनस 2। सिमिलरली अगर हम कहते हैं n ट्रायल्स में से आर सक्सेसेस आए, तो आर सक्सेसेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी, यही होगी NCR इंटू ए रेस्ट पर आर इंटू बी रेस्ट पर n माइनस आर। फिर हम कहते हैं टोटल n में से n सक्सेसेस ही आ गए, मतलब r की वैल्यू n हो गई, तो ये हमारा क्या हो गया NCR when r is equal to n, that means NCN is 1 into a रेस्ट पर n इंटू बी रेस्ट पर 0 हो जाएगा, बिकॉज r इज इक्वल टू n एंड b रेस्ट पर 0 इज 1, तो प्रोबेबिलिटी हो गई a रेस्ट पर n, NCN की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे ये चीज हमने यहाँ पे देख ली। ठीक है, इस फॉर्मूले से कि कैसे n ट्रायल्स में से अगर हमारे पास 0 सक्सेसेस होंगी, 1 होंगी, 2 होंगी या n होगी, तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे, एक ये चीज देखो, a प्लस बी रेस्ट टू पावर n अगर हम ले रहे हैं, तो ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो क्या होती है बाय फॉर्मूला। एक मिनट, ये डाउनलोड हो चुका है हमारा। इसमें होना चाहिए था, चलो एनीवेज लीव इट। ठीक है, छोड़ो इसको, यहीं से समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो अगर हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन है a प्लस बी रेस्ट टू पावर n, तो दैट विल बी इक्वल टू b रेस्ट टू पावर n प्लस NC1। यहाँ पे b रेस्ट टू पावर n का मतलब क्या है, यहाँ पे भी है NC0। ठीक है, इंटू बी रेस्ट टू पावर n प्लस NC1 इंटू a इंटू बी रेस्ट टू पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन। इसका मतलब जो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आई NCR a raised to power r into b raised to power n minus r, this is nothing but the r plus 1th term in the binomial expansion of a plus b raised to power n। rth term क्यों है, क्योंकि r हमारा यहाँ 0 से शुरू हो रहा है, सॉरी r प्लस 1th टर्म क्यों है, ये मैंने पहले भी बताया था जब हमने टॉसिंग ऑफ n नंबर ऑफ पॉइंट्स किया था, कि r प्लस 1th रेज टू पावर, सॉरी r प्लस 1th टर्म क्यों होगा, क्योंकि हमारा r जो है 0 से शुरू हो रहा है। when no success, when 1 success, then 2 success, then यहाँ पे हमारे पास कितनी सक्सेसेस है, r सक्सेसेस है। तो कौन सी टर्म हुई है, 1 से यहाँ तक तो r आ गया, तो r टर्म हुई, एक 0 हो गया, तो ये कौन से नंबर वाली टर्म हुई, दिस इज r प्लस 1th टर्म। थोड़ा सा बीच में भी मैं वो हो गई थी, अभी आई होप ये क्लियर हो गया है। देखो हमने इस केस में क्या देखा, हम पढ़ रहे हैं केस विद वेटेज, ध्यान से सुनना। केस विद वेटेज का मतलब है हम यहाँ पे उन केसेस की बात कर रहे हैं जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर डिफरेंट होगी। तो लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज स्मॉल a एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज स्मॉल b। उसके बाद हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेसेस out of n trials is NCR into a raised to power r into b raised to power n minus r। और अगर मैं a और b को इक्वल पुट कर दूं, दैट मीन्स व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी 1 होती है, और अगर a इज इक्वल टू b है, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 1/2।
वहां हमने देखा जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर के इक्वल होती है तब हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाती है NCR इंटू 1/2 n। उसके बाद हमने देखा कि ये जो हमारी प्रोबेबिलिटी है NCR इंटू A⁻r इंटू B⁻n-r, दिस प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट द r+1th टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ B+A⁻n। ठीक है, thus the probability that the event will occur exactly r times in n trials is the r+1th term in the binomial expansion of B+A⁻n। I hope up clear है। So the probability distribution of the number of successes thus found is called binomial distribution। तो ये जो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है NCR A⁻r इंटू B⁻n-r, इसको हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर ये बताया कि है कि इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इस प्रोबेबिलिटी को क्यों कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? बिकॉज दिस प्रोबेबिलिटी इज द r+1th टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ B+A⁻n। ठीक है, अब इसके बाद हम आज एक और टॉपिक देखेंगे, बाइनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट, एग्जाम में ये आ जाता है और ये बहुत सिंपल है। जो हमने अभी ऊपर किया उसी का एक तरीके से रिपीटेशन है। Now this theorem is used to determine the probability of occurring the event r times out of n trials if the probability of one trial is known। ठीक है, यहाँ पर हम इसी रिलेशन को फिर से एक बार डिराइव करेंगे, दैट P is NCR A⁻r into B⁻n-r। This expression is nothing but representing the binomial theorem of probability। और बाइनोमियल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो r+1th टर्म है, ये हम अभी फिर से देखेंगे। इसकी स्टेटमेंट क्या है बाइनोमियल थ्योरम की? ये कहती है if A is the probability of happening of an event in and B that of failing that event, then the probability that an event occurs exactly r times in the total n trials is nothing but the r+1th term in the binomial expansion of A+B⁻n, जो हमने ऑलरेडी ऊपर देखा। अब उसको यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं, बिकॉज हम यहाँ पर इसको प्रूफ कर रहे हैं। तो दिस इज नथिंग बट द बाइनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एग्जाम में ये थ्योरम की स्टेटमेंट भी आ जाती है और डेरिवेशन भी आ जाता है। ठीक है, तो जो मैंने ऊपर बताया ये उसी का ही रिपीटेशन है। बाइनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, हमने एक इवेंट को n टाइम्स रिपीट किया, ठीक है, तो उसमें से r टाइम्स हमारे पास सक्सेसेस आए, n-r टाइम्स फेलियर आए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी r सक्सेसेस आने की आउट ऑफ n ट्रायल्स? वो होगी NCR इंटू A⁻r इंटू B⁻n-r। फिर बाइनोमियल थ्योरम ये कहती है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है दिस इज नथिंग बट दी r+1th टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ A+B⁻n, जो अब हम यहाँ प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे? सपोज A be the probability of happening and B that of failing the event. So out of n trials R can be chosen in NCR ways। ठीक है, जैसे हम कहते हैं हमने दो पॉइंट्स को टॉस किया तो उसमें हेड्स आने की और टेल्स आने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो दो पॉइंट्स को टॉस किया तो क्या पॉसिबिलिटी होगी? दोनों में हेड्स आए, दोनों में टेल आए, एक में हेड आए एक में टेल आए, या फिर पहले वाले में टेल आए दूसरे वाले में हेड्स आए। इस तरीके से हम करते थे। तो इसमें n ट्रायल्स में से r को हम चूज कर सकते हैं इन NCR वेज। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट विल अकर इन r ट्रायल्स, ये हमने ऑलरेडी देखा था। प्रोबेबिलिटी क्या है? AR इंटू B⁻n-r। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एग्जैक्टली r सक्सेसेस इन n ट्रायल्स हमने ऑलरेडी देखा है ऊपर। जो हमने ऊपर लिखा है, अभी जो मैंने सारा बताया था उसको फिर से इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है टू प्रूव द बाइनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी।
ठीक है। अगर हमारे पास टोटल n ट्रायल्स हमने किए हैं जिसमें से r सक्सेसेस आए हैं n माइनस r फेलियर आए हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी एग्जैक्टली r सक्सेस आने की इन n ट्रायल्स, प्रोबेबिलिटी है NCR into a raised to power r into b raised to power n minus r, but this is nothing but the r plus 1th term in the binomial expansion of a plus b raised to power n, जो हमने यहाँ ऑलरेडी देखा है कि ये वाली जो हमारी टर्म है ये r plus 1th टर्म पे लाई करती है if we expand a plus b raised to power n binomially, ठीक है। so this probability is equal to this, which is the r plus 1th term in the binomial expansion of a plus b raised to power n, hence proved। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये प्रूफ हो गया। तो बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं इस प्रूफ में, सीधा हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है उसको हमने यहाँ पे सिंपली प्रूव कर दिया कि जो प्रोबेबिलिटी है वही r plus 1th टर्म आ रही है, सो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा यही बता रहा है अगर ए प्रोबेबिलिटी है हैपनिंग की, बी नॉन हैपनिंग की, तो ये इन जनरल हमारी ये एक्सप्रेशन होती है प्रोबेबिलिटी की। नेक्स्ट, अगर हमने एक डाइस को थ्रो किया तो एक पर्टिकुलर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो वो पर्टिकुलर नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/6। तो ए हमारा हो गया 1/6, बी हो गया 5/6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये जनरल एक्सप्रेशन हो जाएगी प्रोबेबिलिटी की, जिसमें आने की प्रोबेबिलिटी ए 1/6 है, ना आने की 5/6 है। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, अब आगे हम 3 एग्जाम्पल्स और देखेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल 23 क्या कहता है कि हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं ए एंड बी विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में। ये क्वेश्चन क्या कहता है, 2 बॉक्सेस हैं ए एंड बी, दोनों बॉक्सेस में हमें 12 पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की हम उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टिकल्स को कि दोनों बॉक्स में आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। दैट मींस A इज इक्वल टू B इक्वल टू 1/2। तो फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला होगा NCR इंटू 1/2 रेज़ टू पावर n। ठीक है, तो ये हमारा होगा फॉर्मूला। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 8 4, मतलब R हमारा 4 है और n माइनस R हमारा 8 है। ठीक है, 8,4 है ना, इसका मतलब हमें कौन से डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब R हमारा 8 है, ठीक है, टोटल 12 पार्टिकल्स में से 8 पार्टिकल्स हमारे बॉक्स 1 में है और 4 पार्टिकल्स हमारे बॉक्स 2 में है। दैट मींस n माइनस r इज 4। तो r हमारा 8 हो गया, n हमारा 12 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन की 8,4, 12 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 1/2 रेज़ टू पावर n विच इज 12। तो इसको सॉल्व कर लोगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ लीस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं ए और बी जिसमें 12 पार्टिकल्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हमें पता है मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है, व्हेन r इज इक्वल टू n/2। n हमारा कितना है 12 है, तो r हमारा हो गया 6। तो s क्या है हमारा n माइनस r विच इज ऑल्सो 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सब्स्टिट्यूट r as 6 and s as 6। हमारा यही फॉर्मूला होता है p मैक्सिमम का n फैक्टोरियल अपॉन n/2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इनटू 1/2 रेज़ टू पावर n, हियर n इज 12। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है, जनरल फॉर्मूला याद है, तो सिंपल इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट r इज इक्वल टू n/2, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, उसको सॉल्व कर लेना। थर्ड केस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लीस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। लीस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रेज़ टू पावर n, जब r हमारा 0 है या n है। तो ये फॉर्मूला है, n को सब्स्टिट्यूट करो 12, हमारे पास ये आंसर आ गया। तो सिंपल है, यहाँ पर बस इस चीज का ध्यान देखना, क्वेश्चन में हमारे पास इक्वल प्रोबेबिलिटी है, सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। Now next case is find the probability that in tossing a coin 10
12 times we get 3 heads, 9 tails, 6 heads and 6 tails. अब ये देखो ये tossing of coin है, इसका मतलब probability of occurrence and probability of non occurrence जो है हमारा same होगा. So here also we'll use this formula. So first case में R हमारा 3 है, S हमारा 9 है. Substitute the values and you will get the probability. Similarly second case है 6 heads and 6 tails. तो R हमारा 6 है, S भी हमारा 6 है. Substitute the values and you will get the probability. This is very simple. Now this is the last numerical that we'll discuss today. From a well shuffled pack of 52 cards, हमारे पास 52 cards हैं, जिसमें से हमने एक कार्ड को ड्रॉ किया एट रैंडम. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी एस आने की या किंग आने की. देखो यहाँ पे और है, ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पे लगाएंगे एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो हमने, और इस ऐसे न्यूमेरिकल्स हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं. ठीक है, तो एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. टोटल एस कितने होते हैं हमारे 4. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 4/52. 4C1 डिवाइडेड बाय 52C1. आउट ऑफ 52 कार्ड्स हमने एक एस को ड्रॉ किया. The probability of drawing an ace is 4C1/52C1. Similarly, king को ड्रॉ करने की probability क्या होगी. टोटल 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स हमारे king के होते हैं, तो king को ड्रॉ करने की probability भी होगी 4C1/52C1, which is 4/52 equal to 1/13. So probability that it is an ace or a king. Apply addition theorem of probability. जहां और आ जाता है वहां addition theorem लगाते हैं. तो ace आने की probability 1/13 plus king आने की probability 1/13, that is equal to 2/13. ठीक है, तो यहाँ तक हमने आज किया. तो आज हमने बेसिकली क्या देखा, आज हमने अपने जो भी हमने आज तक पढ़ा है उसको जनरलाइज किया. पहले हमने देखा अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट सेम है तो प्रोबेबिलिटी होगी NCR into 1/2n. फिर आज हमने देखा अगर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी NCR into A⁻R into B⁻n-R. ठीक है, दिस इज नथिंग बट द R+1th टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ A+B⁻n एंड दिस इज द बाइनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी. ये हमने आज देखा. तो आज हमने अपने केस को जर्नलाइज कर दिया उस केस की तरफ जब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एंड नॉन अकरेंस जो है डिफरेंट होगा. ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को याद रखना है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन. तो उसके लिए ये फॉर्मूला जो है इसको याद रखना. ये हमारा जर्नल फॉर्मूला है जो अब इन फर्दर हम आगे यूज करेंगे. ठीक है.